माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता लेकर आ रही हूँ आपके लिए वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर डिप्लोमा कोर्स। यह वीडियो लेक्चर सीरीज राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए विशेष रूप से तैयार की जा रही है, किंतु इस वीडियो लेक्चर सीरीज से इंजीनियरिंग के अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमारा विशेष प्रयास है कि हमारे छात्र सरलता से और सुगमता से तकनीकी विषयों के सिद्धांतों को समझ सकें, आत्मसात कर सकें। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। हमारा कोर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा कोर्स का सेमेस्टर 5। हमारा विषय है वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कंप्यूटिंग। इस विषय का फर्स्ट यूनिट का हम चौथा मॉड्यूल पढ़ने वाले हैं और आज हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। ये लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है डॉक्टर ज्योति गुप्ता, HOD डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम कलानिकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज जबलपुर। इस मॉड्यूल का आउटकम। इस मॉड्यूल के अंत में छात्र स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन की परिभाषा तथा महत्व को समझ सकेंगे। इस मॉड्यूल के अंत में छात्र फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन की कार्यविधि को समझ सकेंगे। इस मॉड्यूल के अंत में छात्र डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन की कार्यविधि को समझ सकेंगे। इस मॉड्यूल के अंत में छात्र FHSS तथा DSS के एप्लीकेशन समझ सकेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने एक बहुत ही नया टॉपिक लिया है जो कि है स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। इस शब्द को बोलने में ही थोड़ा सा कठिनाई होती है, इसलिए हम अब स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन को पूरा ना बोल के SSM बोल के इसको संबोधित करेंगे। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन की हम परिभाषा और महत्व क्या है इसको समझेंगे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या फायदे हैं ये देखेंगे, है ना। और इसके बाद फिर हम FHSS को पूरी तरह से समझेंगे, DSSS को भी समझेंगे और फिर FHSS और DSSS के एप्लीकेशंस क्या हैं ये देखेंगे। सबसे पहली स्लाइड है स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन यानी SSM। SSM एक ऐसी डिजिटल मॉड्यूलेशन मेथड है जिसमें नैरो बैंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से मॉड्यूलेशन के उपरांत मॉड्यूलेटेड कैरियर की बैंडविड्थ बहुत विस्तृत हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी परिभाषा समझाई गई है कि इसको स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन क्यों कहते हैं। पहली बात तो यह एक डिजिटल मॉड्यूलेशन मेथड है, यानी कि इसमें जो इनपुट सिग्नल है वो डिजिटल सिग्नल है। इसके साथ ही एक इसमें कैरियर सिग्नल भी है। कैरियर सिग्नल जो है वो मॉड्यूलेट होता है और डिजिटल सिग्नल उसको मॉड्यूलेट करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये थोड़ी अलग विधि है। स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन जो है मॉड्यूलेशन की एक अलग विधि है, क्योंकि इसमें जो सिग्नल जो मॉड्यूलेटेड कैरियर अंत में प्राप्त होता है उसकी बैंडविड्थ बहुत विस्तृत हो जाती है, अर्थात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मली जब हम डिजिटल मॉड्यूलेशन करते हैं जैसे कि FSK, PSK, QPSK इत्यादि अनेक प्रकार के जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, उसके बाद हम देखेंगे कि जो लास्ट में डिजिट मॉड्यूलेटेड कैरियर मिलता है उसकी बैंडविड्थ जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू SSM। SSM की बैंडविड्थ जो है उस बैंडविड्थ से कई गुना ज्यादा होती है, इसलिए इसको स्प्रेड स्पेक्ट्रम कहा गया है। स्प्रेड यानी फैली हुई, विस्तृत, है ना। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम ऐसा सिग्नल जो कि स्पेक्ट्रम में स्प्रेड हो जाता है, बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसीज को ऑक्यूपाई करता है, इसलिए इसको कहते हैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, SSM में ट्रांसमिटेड सिग्नल पावर कम होता है, इसमें नॉइज या इंटरफेरेंस का प्रभाव कम पड़ता है, अतः लो सिग्नल पर भी हाई SNR प्राप्त होता है। तो दूसरी बात हम देखते हैं कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम जो सिग्नल होता है उसमें सिग्नल का पावर, ट्रांसमिटेड सिग्नल का पावर कम रखा जाता है। नॉर्मल अगर ट्रांसमिटेड पावर अगर हाई है ना, तो उससे बहुत कम सिग्नल जो है, एक्चुअल रेशियो तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन यहाँ जो सिग्नल का जो पावर है वो बहुत कम रखा जाता है, ठीक है। तो कम रखा जाता है क्योंकि, कम इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जो सिग्नल बना, ये जो मॉड्यूलेटेड कैरियर बना, इसमें नॉइज और इंटरफेरेंस का इफेक्ट अपने आप ही बहुत कम होता है। जब नॉइज ही कम है, इंटरफेरेंस ही कम है, तो फिर कम सिग्नल पावर रखकर भी
अच्छा सिग्नल टू नॉइज रेशियो मिल सकता है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है वो एक क्वांटिटी है जो कि सिग्नल का और नॉइज का रेशियो जो है उसको डिफाइन करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है सिग्नल टू नॉइज रेशियो, अर्थात सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइज पावर। ये क्वांटिटी हमेशा अच्छी वैल्यू होना चाहिए, इसकी हाई वैल्यू होना चाहिए। हाई वैल्यू ये दर्शाता है कि नॉइज कम है और सिग्नल ज़्यादा है। जब एसएनआर हाई होगा तो जो सिग्नल रिसीवर प्राप्त करेगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से रीजनरेट होगा बिना किसी नॉइज या इंटरफेरेंस के। तो एसएनआर हमेशा हाई होना चाहिए। अब हम एसएसएम के केस में ये देखते हैं कि चूंकि यहाँ पर नॉइज भी ऑलरेडी कम है, इंटरफेरेंस ऑलरेडी कम है, तो फिर सिग्नल पावर को भी कम रखा जा सकता है। तो इस तरह से सिग्नल पावर जब कम रखा जाता है, ट्रांसमीटर का सिग्नल पावर कम रखा जाता है, तो उससे अनेक फायदे होते हैं। हेल्थ को भी फायदा होता है क्योंकि फिर जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो मोबाइल ट्रांसमीटर के चारों ओर हम लोग रहते हैं, यहाँ पर अगर हाई ट्रांसमिटेड पावर होगा तो वो हमारी हेल्थ को थोड़ा ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। कम अगर इसका पावर होगा तो उसका नुकसान बनिस्बत बहुत कम हो जाएगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है कि एसएसएम मॉड्यूलेशन में ट्रांसमीटर पावर को कम रखा जा सकता है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन एंटी हैकिंग होता है, अर्थात इसको अनऑथोराइज्ड व्यक्ति चुरा नहीं सकता। ठीक है, तो एसएसएम सिग्नल में मॉड्यूलेशन में अपने आप ही एंटी हैकिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस सिग्नल को चुरा भी लेता है, अगर हैक भी कर लेता है, समझो कि इस सिग्नल को वो ट्यून भी कर लेता है, लेकिन तो भी वो उस ट्यून सिग्नल से एक्चुअल इंफॉर्मेशन को निकाल नहीं पाता है ना। तो इसमें एंटी हैकिंग प्रॉपर्टी होती है। इस तरह से ये सिक्योरिटी के हिसाब से ये सिग्नल बहुत ही अच्छा है, ये मॉड्यूलेशन मेथड बहुत अच्छा है। उसके बाद हम चौथा पॉइंट देखते हैं, एसएसएम मॉड्यूलेशन एंटी जैमिंग होता है, अर्थात इसको सिंपल जैमर से रोका नहीं जा सकता, स्पेसिफिकली डिजाइन जैमर की आवश्यकता होती है ना। तो इस एसएसएम मॉड्यूलेशन सिग्नल में एंटी जैमिंग की भी प्रॉपर्टी होती है, यानी चूंकि ये बहुत वाइड फ्रीक्वेंसी पर फैला हुआ है ये सिग्नल, है ना, और ये सिग्नल बहुत वाइड फ्रीक्वेंसी पर फैले होने के कारण इसको किसी सिंपल जैमर से जैम नहीं किया जा सकता। सिंपल जैमर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, सिंपल जैमर की किसी एक विशेष फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रोक देता है ना, या फिर उस विशेष सिग्नल फ्रीक्वेंसी पर नॉइज डाल देता है, तो वो सिग्नल जैम होता है। लेकिन चूंकि जो एसएसएम सिग्नल है ये बहुत वाइड बैंड सिग्नल है ना, और इस सिग्नल में भी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होते रहती है, तो इसलिए इसमें एंटी जैमिंग प्रॉपर्टी है, तो इस सिग्नल को कोई जैम नहीं कर सकता है। ये ज्यादातर कहाँ पर काम आता है, जहाँ पर डिफेंस पर्पस होते हैं, जहाँ कॉन्फिडेंशियल काम होता है, और कोई जो एनिमी है अगर वो चाहे तो आपका सिग्नल जैम करना चाहता है, तो वो जैमर लगा के आपके सिग्नल को जैम नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये एंटी जैमिंग प्रॉपर्टी इसकी जो है वो यूज की जा सकती है, कहाँ पर, जहाँ पर कॉन्फिडेंशियल या सिक्योरिटी वाला काम हो रहा हो, डिफेंस वगैरह में इसका उपयोग होता है। पांचवा पॉइंट देखते हैं, स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन यानी FHSS, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन यानी DSSS। तो अब हम इसको जो है शॉर्ट नेम में ही पुकारेंगे, इसको संबोधित करेंगे FHSS और DSSS। अब हम बारी बारी से इन दोनों प्रकार के मॉड्यूलेशंस को समझेंगे। इस स्लाइड में पहले हमको एसएसएम यानी स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन का एक डायग्राम से समझाया गया है कि एक्चुअली क्या हो रहा है सिग्नल। देखिए, इनपुट में एक इंफॉर्मेशन सिग्नल है, उसकी बैंडविड्थ जो है वो छोटी सी बैंडविड्थ है, यहाँ पर ये इनपुट सिग्नल है, ये बाइनरी सिग्नल है। यहाँ पर स्प्रेडिंग कोड दिया जा रहा है, यानी कि स्प्रेडिंग के लिए कुछ यहाँ पर सिग्नल दिया जा रहा है, और यहाँ पर स्प्रेडिंग प्रोसेस हो रही है। जब स्प्रेडिंग प्रोसेस होती है तो आउटपुट पे जो सिग्नल मिलता है हमको, वो देखिए कि इसकी जो बैंडविड्थ है वो कितनी हो गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक फैल गई है, यानी कि इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इट इज़ वेरी वाइड बैंडविड्थ, तो इसको हम BSS के नाम से इसको बोलते हैं, BSSS। तो ये जो है स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन का एक सिद्धांत है, इसका एक प्रिंसिपल है ना, कि आउटपुट जो बैंडविड्थ है
वो इनपुट बैंडविड्थ से कई गुना ज़्यादा होती है। ये हमको इस फिगर में अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पर हम एक और बात देखेंगे कि यहाँ पर जो है सिग्नल का पावर भी हमको दिखाया जा रहा है। ये देखिए इस एक्सिस पे ट्रांसमिटेड पावर शो हो रहा है ना। बीच में यहाँ पर एक जो सिग्नल बनाया है ये ब्लू कलर का सिग्नल, ये जो ब्लू कलर का सिग्नल है ये कोई भी डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, जैसे कि FSK, PSK, QPSK इत्यादि। उसका जो सिग्नल है वो देखिए हमको नैरो बैंड सिग्नल मिल रहा है, इस तरह से ऊपर जाके और फिर लो हो जाता है ना। और इसका ट्रांसमिटेड पावर भी बहुत हाई है, यहाँ पर ट्रांसमिटेड पावर जो है इट इज वेरी हाई। ठीक है, इसके कॉन्ट्रास्ट में हम देखेंगे स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल, SSM सिग्नल। SSM सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो यहाँ से स्टार्ट होके देखिए यहाँ तक फैली हुई है, यानी कई गुना ज़्यादा है। और इसका जो पावर है ये पावर भी बहुत कम है, पावर देखिए कितना कम है, इस लेवल पे आ रहा है पावर। तो पावर जो है वो भी नॉर्मल डिजिटल मॉड्यूलेशन मेथड से बहुत कम है। तो इस फिगर में हमको दोनों चीज स्पष्ट रूप से दिख रही है ना। इस एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी शो हो रही है, वाई एक्सिस पे ट्रांसमिटेड पावर शो हो रहा है ना। और यहाँ पर जो है सिंपल डिजिटल मॉड्यूलेशन और स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल का कंपैरिजन किया गया है। तो हम देखते हैं कि SSM सिग्नल का बैंडविड्थ बहुत हाई है और ट्रांसमिटेड पावर बहुत लो है ना। तो ये जो है हमको ये फिगर बहुत अच्छे से समझा रहा है SSM मॉड्यूलेशन के फायदे को। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू FHSS। तो हमने देखा कि दो प्रकार के स्प्रेड स्पेक्ट्रम मेथड है ना। तो उसमें से पहले हम फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम या FHSS पढ़ेंगे। पहला पॉइंट देखते हैं, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन एक ऐसी मॉड्यूलेशन मेथड है जिसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी हॉपिंग रेट पर बदलती है और प्री डिफाइंड फ्रीक्वेंसी में से किसी एक वैल्यू को रैंडमली चूज करके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मॉड्यूलेट करती है। ये बहुत ही बड़ा वाक्य हो गया, लेकिन तो मैं इसको समझाती हूँ आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर जो है कैरियर फ्रीक्वेंसी, नॉर्मली जो है हम देखते हैं कि कैरियर फ्रीक्वेंसी एक ही होती है ना। किसी एक रेडियो चैनल में एक कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है और वो ही मॉड्यूलेट होती है, इंफॉर्मेशन सिग्नल उसको मॉड्यूलेट करता है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो बदल रही है, बार बार जल्दी जल्दी बदल रही है, और उसके जो बदलने का रेट है उसको हॉपिंग रेट कहते हैं। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग, कभी वो F1 है, कभी F2 है, कभी F3 है, कभी F4 है, इस तरह से कैरियर फ्रीक्वेंसी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग एंड इट इज रैंडमली चेंजिंग, रैंडमली चूजिंग इट्स वैल्यू, है ना। वो कोई सीक्वेंशियल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं आ रही है, बल्कि एब्रप्ट कोई भी वैल्यू आ जाती है फ्रीक्वेंसी की, और फिर वो जो फ्रीक्वेंसी का कैरियर है उसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मॉड्यूलेट करता है। ठीक है, और मॉड्यूलेशन करने के बाद फिर जो बैंडविड्थ मिलता है वो एक ब्रॉड बैंडविड्थ स्प्रेड होके मिलता है ना। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम स्प्रेड हो जाता है। इस बात को हम और आगे समझेंगे। अपन अभी सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। किसी समय पर कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या है यह जानना मुश्किल है, अतः हैकर कैरियर फ्रीक्वेंसी को डीमॉड्यूलेट नहीं कर सकता। इस प्रकार इंफॉर्मेशन पूर्णतः सिक्योर होती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि FHSS सिग्नल जो है वो सिक्योर्ड क्यों है। अनऑथोराइजली सिग्नल को कोई भी चुरा नहीं सकता, रिजेनरेट नहीं सकता। तो ऐसी क्या बात है, ऐसा क्यों क्यों हो रहा है। तो उसका उत्तर हम यहाँ देखते हैं कि चूंकि यहाँ पर कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी शीघ्र जो है कैरियर फ्रीक्वेंसी बदल रही है ना। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी किसी समय पर क्या है ये जो है ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो रैंडमली चेंज हो रही है। तो जब हैकर जो होता है वो सबसे पहले सिग्नल को ट्यून करता है, कैरियर को ट्यून करता है। तो वो उसको जब वो ट्यून करता है तो वो जो ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी एक्चुअली मैच होना चाहिए ट्यूनिंग के लिए, है ना। तो वो ट्यून ही नहीं कर पाता है कि किस फ्रीक्वेंसी को वो पकड़े, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो वो हैकर जो है वो उसके पास ऐसा डिवाइस ही नहीं होता कि वो उस कैरियर फ्रीक्वेंसी को पकड़ सके, उसको ट्यून कर सके। जब फ्रीक्वेंसी ट्यून ही नहीं होती है तो उसमें से फिर सिग्नल जो है वो प्राप्त नहीं कर पाता हैकर। इस तरह से सिग्नल पूर्णतः सिक्योर हो जाता है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, एफएचएस सिग्नल पर फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नॉइज या इंटरफेरेंस का प्रभाव कम होता है, क्योंकि कैरियर फ्रीक्वेंसी निरंतर बदलते रहती है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इस पर नॉइज या इंटरफेरेंस का प्रभाव क्यों कम पड़ता है।
क्योंकि यहाँ पर अगेन हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बार बार चेंज हो रही है ना। तो नॉइज कभी आती है जब अचानक किसी चीज की नॉइज आ गई, जैसे इंडस्ट्रियल नॉइज आई या किसी व्हीकल की नॉइज आई, है ना। तो वो नॉइज किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आती है और उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को वो डिस्टर्ब कर देती है, डिस्टॉर्ट कर देती है। किंतु यहाँ पर क्या हो रहा है एफएसएस में कि वो कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो लगातार बदल रही है ना। तो एक कैरियर हो सकता है कि उसके ऊपर नॉइज आए, लेकिन दूसरे ही क्षण वो कैरियर बदल जा रहा है, तो उस पे वो उस नॉइज का फर्क प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से जो है फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव अगर कोई नॉइज है तो उसका प्रभाव जो है, टोटल प्रभाव उस सिग्नल पर बहुत ही कम पड़ेगा। तो इस तरह से इसके अंदर ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी हो गई एफएसएस सिग्नल की कि इस पे नॉइज का प्रभाव भी कम पड़ता है ना। तो ये तीनों जो है ये बड़ी ही इसकी मुख्य बातें हैं एफएचएस की, और ये इसकी मुख्य एडवांटेजेस भी हैं। दीज आर द थ्री मेन एडवांटेजेस ऑफ एफएचएसएस सिग्नल। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि ये कैसे ये कार्य करता है। यहाँ पर पहले एफएसएस का एक फिगर दिखाया गया है कि ये फ्रीक्वेंसी, ये जो सिग्नल है एफएचएसएस सिग्नल, ये किस तरह से जनरेट हो रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ओरिजिनल सिग्नल यहाँ से मिल रहा है जो कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। यहाँ पर एक डिवाइस है जो कि सीडो रैंडम कोड जनरेटर है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सीडो रैंडम कोड जनरेटर है। यहाँ पर एक डिवाइस है जो कि फ्रीक्वेंसी टेबल कहलाता है। ये एक मेमोरी मैप है, और यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर है। फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर यानी कि जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकल के इधर पर जाएगी वो ही कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। और ये कैरियर फ्रीक्वेंसी और ओरिजिनल सिग्नल ये दोनों यहाँ पर मॉड्यूलेट होंगे। ठीक है, और मॉड्यूलेट होने के बाद जो सिग्नल मिलेगा वो स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो है डिटेल में इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे कार्य करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एफएचएसएस। पहला पॉइंट देखते हैं। एफएचएसएस में सीडो रैंडम नंबर जनरेटर होता है जो प्रत्येक प्री डिफाइंड फ्रीक्वेंसी के लिए एक बाइनरी नंबर रैंडमली जनरेट करता है। तो सबसे पहला डिवाइस हम देखते हैं यहाँ पर सीडो रैंडम नंबर जनरेटर। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा कठिन नाम दिख रहा है, ये सीडो रैंडम नंबर जनरेटर। तो नंबर जनरेटर है यानी कि ये एक नंबर जनरेट करता है। रैंडम नंबर है, रैंडम यानी कि ऐसा नंबर जनरेट करता है कि जिसकी कोई सीक्वेंस नहीं होती है, कोई भी नंबर कभी भी जनरेट कर देता है, इसलिए इसको रैंडम कहते हैं, है ना। और सीडो रैंडम, सीडो यानी होता है झूठा, नकली। तो ये एक्चुअली ये नकली रैंडम नंबर जनरेटर है। एक्चुअली अगर बात की जाए तो कोई भी नंबर जनरेटर जो होता है उसमें एक एल्गोरिथम और एक सॉफ्टवेयर काम करता है, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो समझ लीजिए 1 लाख नंबर जनरेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख नंबर जनरेट कर सकता है वो। तो वो एक प्रोसेस के बाद वो फिर से पूरी प्रोसेस जो है वो रिपीट होगी और फिर से वो पूरे 1 लाख नंबर जनरेट होंगे। लेकिन किसी क्षण 1 लाख में से कोई भी नंबर जो है वो जनरेट जब होगा तो वो सीडो नंबर, सीडो रैंडम नंबर जनरेटर कहलाता है ना। तो वो एक्चुअली सीडो होता नहीं है, एक्चुअली वो नंबर जनरेट करता है, लेकिन इतने सारे नंबर जनरेट करता है, करोड़ों नंबर या लाखों नंबर जनरेट करता है, इसलिए वो सीडो रैंडम नंबर जनरेटर कहलाता है। ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका ओटीपी। जब भी आप अपना मोबाइल पे कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो आपके मोबाइल पे फट से ओटीपी आ जाता है। ओटीपी कभी 4 डिजिट का होता है, कभी 8 डिजिट का होता है ना। तो ये ओटीपी जो है वो ये कौन जनरेट कर रहा है, ये एक रैंडम नंबर जनरेटर, सीडो रैंडम नंबर जनरेटर ही ओटीपी को जनरेट करता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर जो है एफएचएसएस में यहाँ पर भी एक इसी तरह का सीडो रैंडम नंबर जनरेटर लगा हुआ है। लेकिन ये जो नंबर जनरेटर है ये जो है कुछ ऐसे नंबर जनरेट करता है, ठीक है ना। और प्रत्येक जो नंबर होगा वो एक प्री डिफाइंड फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, ठीक है ना। प्री डिफाइंड फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट पे एफएचएसएस में एक फ्रीक्वेंसी टेबल होती है जो एक मेमोरी मैप का कार्य करती है। इसके इनपुट में प्राप्त बाइनरी नंबर के आधार पर प्री डिफाइंड फ्रीक्वेंसी नंबर आउटपुट में देती है। अब देखिए यहाँ एक फ्रीक्वेंसी टेबल है यानी मेमोरी मैप है। इस मेमोरी मैप में एक कॉलम है और एक रो है ना। तो अब इसके जो कॉलम में जो है इनपुट में क्या आएगा, सीडो रैंडम नंबर से जो नंबर जनरेट हुआ वो इस फ्रीक्वेंसी टेबल को मिलेगा।
अब इस फ्रीक्वेंसी टेबल के आउटपुट में क्या मिलेगा? इस फ्रीक्वेंसी टेबल के आउटपुट में एक फ्रीक्वेंसी नंबर मिलेगा, ठीक है। और वो दोनों मैपिंग होना चाहिए उनकी, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल हम छोटा सा ले लेते हैं। समझ लीजिए कि 3 बिट्स का बाइनरी नंबर सीडो नंबर जनरेटर है, 3 बिट्स का, ठीक है। तो 3 बिट्स के कितने पॉसिबल होंगे नंबर्स? 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब ये 7 नंबर्स हैं। अब इन 7 नंबर्स की करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो है F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7, ठीक है ना। तो ये 7 फ्रीक्वेंसीज जो है वो इन नंबर से करस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है। अब जब इस फ्रीक्वेंसी टेबल को अगर 2 इनपुट हुआ नंबर तो वो F2 नंबर देगा। अगर इसके इनपुट में रैंडम नंबर 7 आया तो इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी नंबर F7 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके इनपुट में नंबर 5 आया, अब रैंडमली नंबर आ रहे हैं तो कुछ भी नंबर आ सकता है, तो अगर रैंडमली नंबर 5 आया तो आउटपुट पे जो फ्रीक्वेंसी नंबर होगा वो F5 होगा, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी जो मैपिंग है यहाँ पर जो कि इस रैंडम नंबर्स को फ्रीक्वेंसी नंबर में चेंज कर रही है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर ही है, बस मेमोरी मैपिंग है इसमें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा मुख्य डिवाइस फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर है। यह फ्रीक्वेंसी जनरेटर है जो इनपुट फ्रीक्वेंसी नंबर के आधार पर स्पेसिफिक एवं प्री डिफाइंड फ्रीक्वेंसी आउटपुट करता है, जनरेट करता है, ठीक है। तो अभी तीसरा जो डिवाइस है ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फ्रीक्वेंसी जनरेटर। इसके इनपुट में जो भी नंबर आएगा उसी के आधार पर ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। अगर इसके इनपुट में समझ लीजिए F1 आ रहा है तो ये हो सकता है 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट करे। अगर इसके इनपुट में F7 आ रहा है तो ये 7 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट करे। अगर इसके इनपुट में 5 आ रहा है F5 तो ये 5 मेगाहर्ट्ज जनरेट करेगा। इस तरह से क्या है, ये इसके इनपुट में कौन सा नंबर आ रहा है उसके आधार पर ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, और ये फ्रीक्वेंसी जो जनरेट करता है वही कैरियर है। तो हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर से हमको अनेक प्रकार के कैरियर फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं, ठीक है। अनेक प्रकार की कैरियर फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। चौथा मुख्य डिवाइस मॉड्यूलेटर होता है। यह एफएस के मॉड्यूलेशन करता है। इसके एक इनपुट में नैरो बैंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, दूसरा इनपुट कैरियर फ्रीक्वेंसी जो हॉपिंग रेट पर निरंतर बदलती रहती है। अतः मॉड्यूलेटर के आउटपुट पर हॉपिंग मॉड्यूलेटेड कैरियर प्राप्त होता है। इस तरह से आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ स्प्रेड हो जाती है ना। अब हम जो है इसको फिर से समझ लेते हैं कि अब चौथा जो है पॉइंट, चौथा जो इसके डिवाइस है वो है मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर तो सिंपल मॉड्यूलेटर है, एफएस के मॉड्यूलेटर। इसके इनपुट पे जो है वो बाइनरी सिग्नल मिल रहा है एक इनपुट पे, और दूसरे इनपुट पे जो है फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर से जो कैरियर जनरेट हुआ है वो इसके दूसरे इनपुट पे है, ठीक है। अब ये दोनों सिग्नल आपस में मॉड्यूलेट हो जाएंगे, एफएस के मॉड्यूलेशन होगा और आउटपुट में कैरियर मॉड्यूलेटेड कैरियर मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो विशेषता है वो ये है कि चूंकि कैरियर जो है, जो मॉड्यूलेटर के इनपुट पे जो कैरियर जा रहा है वो हॉपिंग रेट पे चेंज हो रहा है, फटाफट फटाफट वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है ना। तो जो आउटपुट जो सिग्नल कैरियर मिलेगा वो भी बहुत ज्यादा चेंजिंग वाला कैरियर मिलेगा, जो कैरियर बदल रहा है कैरियर, है ना। और उस कैरियर के साथ में वो सिग्नल होगा, इंफॉर्मेशन सिग्नल जो है वो उसके अंदर समाहित रहेगा, है ना। तो इस तरह से जो आउटपुट में फ्रीक्वेंसी मिल रही है उसकी वो अनेकों फ्रीक्वेंसीज आउटपुट में मिल रही हैं, है ना। तो इस तरह से इसका जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो बहुत विस्तृत हो जाता है, विस्तृत फ्रीक्वेंसी बैंड, है ना। जैसे कि एग्जांपल एक देखते हैं हम कि जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ भी एफएचएसएस यूज करता है ना। और उसमें जो चैनल, रेडियो चैनल की जो बैंडविड्थ होती है वो 1 मेगाहर्ट्ज होती है। तो 1 मेगाहर्ट्ज जो है वो बहुत बड़ी बैंडविड्थ कहलाती है ना। तो वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वहां पर एफएचएसएस मॉड्यूलेशन हो रहा है ना। तो इस तरह से काफी बड़ी बैंडविड्थ वहां पर मिलती है। ये देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हॉपिंग बताया गया है, कैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की हॉपिंग हो रही है। इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे टाइम है और यहाँ फ्रीक्वेंसी, इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। हम देखते हैं कि पहले टाइम स्लॉट में, समझो ये फर्स्ट टाइम स्लॉट है ना।
फर्स्ट टाइम स्लॉट में F1 फ्रीक्वेंसी है, तो F1 फ्रीक्वेंसी जो है वो कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू। सेकेंड टाइम स्लॉट में इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो F2 है ना। थर्ड टाइम स्लॉट में फ्रीक्वेंसी F3 है। तो देखिए ये फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होते जा रही है। फोर्थ में ये F4 हो गई, फिफ्थ में ये F5 हो गई, सिक्स्थ में ये F6 हो गई। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रही है। दिस इज ऑल द कैरियर फ्रीक्वेंसी विच इज चेंजिंग। ये कैरियर फ्रीक्वेंसी निरंतर जो है बदल रही है हर स्लॉट में। ठीक है, अब इसके बाद ये फिर से चेंज होना शुरू हो जाएगी। F1 F2 F3 जो है ये सब चेंज हो रही है। वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, है ना। तो ये जो कैरियर चूंकि यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो रिजल्टेंट जो सिग्नल मिलता है उसमें भी कैरियर जो है वो चेंज हो रहा है, और इस तरह से फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत स्प्रेड हो गई है। तो इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी हॉपिंग बोलते हैं। हॉपिंग वर्ड जो है क्या है, हॉप हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ना। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। अब हमारा जो है दूसरा मॉड्यूलेशन मेथड आ गया, दैट इज इंट्रोडक्शन टू DSSS, यानी कि डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। एक ऐसी मॉड्यूलेशन मेथड है जिसमें एक सीडो रैंडम चिप सीक्वेंस बाइनरी इंफॉर्मेशन सिग्नल से मल्टीप्लाई होती है। यह रैंडम सीडो रैंडम चिप सीक्वेंस वेरी हाई बिट रेट की होती है, अतः आउटपुट में जो सिग्नल प्राप्त होता है वो भी हाई बिट रेट का होता है, जिससे कि बैंडविड्थ स्प्रेड हो जाती है। यहाँ पर सारी की सारी बातें दी हुई हैं DSSS के बारे में। अब DSS में क्या हो रहा है, ये थोड़ी सी FHSS से इसकी प्रोसेस अलग है। इसमें क्या हो रहा है कि सबसे इनपुट में हमारा जो सिग्नल है, इंफॉर्मेशन सिग्नल है ना, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसको कहते हैं, वो एक बाइनरी सिग्नल है और वो लो बिट रेट का सिग्नल है। ठीक है, लो बिट रेट का सिग्नल है। अब इस लो बिट रेट के सिग्नल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक हाई बिट रेट का सिग्नल, जिसको कि चिप सीक्वेंस कहते हैं, है ना। ये चिप सीक्वेंस जो है ये बहुत ही हाई बिट रेट का सिग्नल है। ठीक है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको जो आउटपुट में मिलेगा वो भी हाई बिट रेट का सिग्नल मिलेगा। अब जब हाई बिट रेट का सिग्नल हो जाएगा तो उसकी बैंडविड्थ भी बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि जो बैंडविड्थ होती है वो बिट रेट डिवाइडेड बाय 2 होती है। तो अगर हाई बिट रेट होगा तो बैंडविड्थ भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से डायरेक्ट स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन में जो है बैंडविड्थ इस तरह से बढ़ती है। अब हम अभी और भी आगे देखेंगे हम इसको। ठीक है, यह चिप सीक्वेंस रैंडम होती है। DSS रिसीवर में यही चिप सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को रिजनरेट करने के लिए आवश्यक होती है। अच्छा, फिर से पढ़ते हैं हम। यह चिप सीक्वेंस रैंडम होती है, मतलब कि अब ये चिप सीक्वेंस आ रही है उसकी क्या वैल्यू है, वो भी रैंडम होती है, क्योंकि इसको जनरेट करने के लिए भी सीडो रैंडम नंबर जनरेटर का उपयोग होता है ना। तो ये चिप सीक्वेंस जो है ये रैंडम होती है, कुछ भी हो सकती है चिप सीक्वेंस। ठीक है ना। अब ये चिप सीक्वेंस जो है ये ट्रांसमीटर में ये चिप सीक्वेंस क्या करेगी, अपना इनपुट सिग्नल को मल्टीप्लाई कर देगी और एक आउटपुट सिग्नल बनाएगी। ठीक है, अब जब ये सिग्नल यहाँ पर हम देखते हैं कि DSS रिसीवर में यही चिप सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को रीजनरेट करने के लिए आवश्यक होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि जब सिग्नल को हमने किसी चिप सिग्नल से सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करके तो हमने इसको ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है ना। अब जब ट्रांसमिट कर दिया, अब जब ये सिग्नल रिसीवर में पहुंचा और एंटीना ने इसको रिसीव किया, रिसीव करने के बाद वही चिप सीक्वेंस जो ट्रांसमीटर में लगी थी, उपयोग की गई थी, वही चिप सीक्वेंस जब रिसीवर में उसको सिग्नल को मल्टीप्लाई की जाएगी, तभी जो इंफॉर्मेशन रीजनरेट हो पाएगी, नहीं तो वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर थोड़ा सा भी चिप सीक्वेंस में अंतर आ जाता है तो इंफॉर्मेशन रीजनरेट नहीं हो सकती। तो इसके लिए आवश्यक है कि ट्रांसमीटर में जो चिप सीक्वेंस यूज की गई, वही सेम चिप सीक्वेंस DSS रिसीवर में भी यूज की जाना आवश्यक है, तभी वो सिग्नल जनरेट होगा। तो इससे हम ये समझते हैं कि जो ऑथोराइज्ड रिसीवर हैं, यानी कि जिन जिन रिसीवर के पास ये चिप सीक्वेंस है ना, वो तो इस सिग्नल को रिसीव कर सकता है। लेकिन अगर कोई हैकर है या अनऑथोराइज्ड पर्सन है, कोई हैकर है
है ना, या अनऑथोराइज्ड पर्सन है, वो इस कैरियर को रिसीव तो कर लेगा लेकिन इसमें से इंफॉर्मेशन रिजनरेट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वो चिप सीक्वेंस नहीं है ना। तो ये हैकर जो है वो उस सिग्नल को चुरा नहीं सकता, रिजनरेट नहीं कर सकता। इसलिए जो DSSS सिग्नल है वो पूर्णतः सिक्योर्ड सिग्नल है, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड सिग्नल है, ठीक है, क्योंकि कोई इसको चुरा नहीं सकता। क्योंकि जो हैकर है, हैकर के पास जो चिप सीक्वेंस है, जो पर्टिकुलर चिप सीक्वेंस ट्रांसमिशन के समय यूज की गई, वो चिप सीक्वेंस उस हैकर के पास नहीं है, इसलिए वो इस सिग्नल को रिजनरेट नहीं कर सकता। इस तरह से जो DSSS सिग्नल है ये बहुत ज्यादा सिक्योर्ड ट्रांसमिशन है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, यहाँ पर जो है दो फिगर्स बने हुए हैं। एक DSS ट्रांसमीटर का जो यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं DSS ट्रांसमीटर के। यहाँ पर हम देखेंगे कि इनपुट में एक बाइनरी सिग्नल है और यहाँ पर एक PRS यानी सीडो रैंडम सीक्वेंस जनरेटर है ना, सीडो रैंडम सीक्वेंस जनरेटर है जो कि रैंडमली सीक्वेंस जनरेट कर रहा है। और ठीक है ना, अब ये सिग्नल जो है इसकी बहुत हाई चिप रेट है, इस सीडो रैंडम सीक्वेंस जो है इसकी बहुत हाई बिट रेट है, इसको चिप सीक्वेंस भी कहते हैं, जिसका बिट रेट जो है वो बाइनरी डेटा से कई गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये दोनों सिग्नल मल्टीप्लाई हो गए, जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो, अब यहाँ पर आउटपुट सिग्नल क्या मिलेगा, हाई चिप रेट का मिलेगा। अब यहाँ पर फिर आगे प्रोसेस सिंपल है, एक कैरियर है, कोई भी कैरियर यहाँ पर गया और यहाँ पर मॉड्यूलेशन जो है वाइड बैंड मॉड्यूलेशन, यहाँ पर कोई भी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग FS के या QPS के कोई भी सिग्नल से मॉड्यूलेशन मेथड यूज करके यहाँ सिग्नल मॉड्यूलेट हो जाएगा और इस एंटीना से ट्रांसमिट हो जाएगा सिग्नल यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से ये एक सिंपल DSSS ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम है। अब हम इसको देखते हैं यहाँ पर कि एक्चुअली क्या हो रहा है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इनपुट बाइनरी सिग्नल है, ये ठीक है, ये इनपुट बाइनरी सिग्नल है जो कि ये वाला सिग्नल है, बाइनरी इनपुट सिग्नल, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये सिग्नल जो है ये इसका बिट टाइम है, T कैपिटल T, है ना। तो यहाँ पॉजिटिव साइकिल आई, फिर नेगेटिव साइकिल आई, फिर पॉजिटिव साइकिल आई, ये T टाइम पीरियड पे बाइनरी सिग्नल चल रहा है। और यहाँ पर चिप सीक्वेंस देखिए, ये चिप सीक्वेंस कहाँ से निकली है, इस सीडो रैंडम यहाँ पर निकली है चिप सीक्वेंस, ठीक है ना। तो ये चिप सीक्वेंस यहाँ पर निकली है। तो ये चिप सीक्वेंस का जो टाइम है वो TC, ये देखिए बहुत ही छोटा टाइम है, बहुत ही फास्ट बिट रेट है ये, है ना। ठीक है, हम T को और TC को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि T बहुत ज्यादा है, कैपिटल T इज मेनी मेनी टाइम्स मोर देन स्मॉल TC, ठीक है ना। तो ये जो सीक्वेंस है ये वेरी वेरी हाई बिट रेट की है। अब ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है, जब यहाँ मल्टीप्लाई हुए ये दोनों सिग्नल तो क्या मिला, देखिए यहाँ पर जब ये पॉजिटिव सिग्नल है तो यहाँ पर ये सिग्नल पूरा का पूरा ऐसा आ जा रहा है, और जब ये नेगेटिव सिग्नल है तो ये पूरा सिग्नल इन्वर्ट हो गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आउटपुट सिग्नल मिला वो भी हाई बिट रेट का मिल रहा है, इक्वल टू बिट रेट ऑफ चिप सीक्वेंस, यहाँ पर जो सिग्नल मिला है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है मॉड्यूलेशन हुआ, ठीक है ना। तो मॉड्यूलेशन जो है अगर सिर्फ हम डायरेक्ट इस सिग्नल को मॉड्यूलेट करते, कौन से इनपुट सिग्नल को मॉड्यूलेट करते, तो ये आउटपुट में हमको ये इस तरह का सिग्नल मिलता, ये वाला नैरो बैंड सिग्नल मिलता, ठीक है ना। इसकी स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ कम होती। लेकिन जब हम इस सिग्नल को, है ना, इस वाले सिग्नल को जब हम मॉड्यूलेट करेंगे तो ये सिग्नल देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वाइड बैंड आ गई है, ठीक है, क्योंकि इसका जो बैंडविड्थ है वो 1/TC है, 1/TC, है ना। और ये जो बैंडविड्थ है ये 1/T, और ये है जो बैंडविड्थ 1/TC, ठीक है। तो ये अपने आप ये बैंडविड्थ बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरह से DSSS मॉड्यूलेशन में जो स्प्रेडिंग हो रही है वो इस प्रकार हो रही है ना। तो अभी हमने दो प्रकार के जो है मेथड्स देखे, एक है FHSS, उसमें फ्रीक्वेंसी हॉपिंग के कारण स्पेक्ट्रम स्प्रेड हो रहा है, और दूसरा मेथड देखा हमने DSSS, इसमें चिप सीक्वेंस के कारण जो स्पेक्ट्रम है वो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। दोनों में स्पेक्ट्रम स्प्रेड हो रहा है लेकिन दोनों के मेथड्स अलग अलग हैं।
अब हम देखते हैं इनके एप्लीकेशंस ऑफ FHSS एंड DSSS। तो FHSS एंड DSS का उपयोग वाईफाई लैन में की IEEE 802.11 टेक्नोलॉजी में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम और पढ़ेंगे। IEEE का जो स्टैंडर्ड है 802.11, ये हम और भी आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपनी। पर अभी हम ये देख लेते हैं कि जो वाईफाई लैन होती है, वाईफाई लैन यानी कि जिसमें वायरलेस लैन में FHSS और DSSS का उपयोग होता है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट हम देखते हैं GSM मोबाइल टेक्नोलॉजी में। GSM मोबाइल टेक्नोलॉजी में भी FHSS का उपयोग होता है ना। CDMA मोबाइल टेक्नोलॉजी है, ये थर्ड जनरेशन की टेक्नोलॉजी, इसमें DSSS का उपयोग होता है। इसी तरह से जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में FHSS का उपयोग होता है। यहाँ पर हमने देखे कि इनके एप्लीकेशंस देख लिए हमने कि कहाँ पर एप्लीकेशंस हैं इनके FHSS के और DSS के। इसके अलावा हमने आज की क्लास में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन क्या होता है और उसके फायदे क्या होते हैं। उसके बाद इसके दो प्रकार के मॉड्यूलेशन मेथड्स हैं, एक FHSS है, दूसरा DSSS है। दोनों ही मेथड्स को हमने बहुत ही डिटेल में समझा, उनके प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग को समझा, है ना, और उसकी हमने स्पेक्ट्रम को भी अच्छे से समझा, है ना, और उसके बाद हमने अंत में इन दोनों मेथड्स की जो एप्लीकेशंस है उनको समझा। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर जो है थोड़ा कठिन ज़रूर है, पर मैंने इसको बहुत ही सरलता से, सुगमता से समझाने की कोशिश की है ताकि आप FHSS और DSSS के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकें। क्योंकि ये जो है वाईफाई टेक्नोलॉजी, पूरी की पूरी जो वाईफाई है वो इन दोनों ही मेथड्स को यूज करती है। इसलिए जो है मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स इन दोनों मेथड्स को अच्छे से समझ ले। इन दोनों मेथड्स की बहुत बड़ी विशेषता जो है वो ये है कि इन दोनों में ही नॉइस का इफेक्ट बहुत कम है, इसलिए ट्रांसमिटेड पावर बहुत कम हो जाता है। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट है कि इसमें बहुत ज़्यादा डेटा की सिक्योरिटी है ना। तो ये दो मेथड्स जो है हमने अच्छे से समझे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। आप ज़रूर मेरे इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।